हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीएस क्लासेस। दिस इज भारती सोनी। सो आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बेसिकली क्या है ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी हमारे लिए समझना। और जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसकी ये फर्स्ट थ्योरी हम लोग कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट है, उससे पहले भी काफ़ी थ्योरीज है, लेकिन उसका रिकैप मैं आपको देती चलूंगी साथ साथ में। तो इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो समझ से चलेंगे हम लोग साथ साथ में। लेकिन इसका प्लेलिस्ट अलग बन जाएगा जिसमें हमारे जियोमॉर्फोलॉजी के या फिर जितने भी अदर जो हैं, ओशनोग्राफी है या फिर क्लाइमेटोलॉजी है, उनमें जो अलग अलग जो थ्योरीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, उनमें जो फिर स्पेसिफिकली जितने भी मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं उनको साथ में लेते हुए चलेंगे, तो उनकी प्लेलिस्ट अलग बन जाएगी ताकि प्रॉब्लम नहीं होगा। और जियोमॉर्फोलॉजी की क्योंकि मैंने 3 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दी है और साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप इसकी भी और स्टेप बाय स्टेप कवर कर दी जाएंगी ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर की है ये। उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि जियोमॉर्फोलॉजी की, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो थ्योरी है ये है जियोमॉर्फोलॉजी की। और जियोमॉर्फोलॉजी मतलब मैंने बताया था पहले भी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा लैंडस्केप है, स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म्स, स्टडी ऑफ द लैंडस्केप, ये होता है बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी का एक मेन सिंपल सा मतलब। तो आज जैसे हम लोग हमारे आसपास काफ़ी लैंडस्केप देखते हैं, राइट, तो हमारे पर जैसा कभी आता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि बड़े आलसी जीव है तो हमसे पहले काफ़ी से बुद्धिजीव हुए है ना, जिनको ये था कि अब क्योंकि ज्योग्राफी आज एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हुआ है और इसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस बोलते हैं, तो काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच है इसकी। लेकिन जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था इन द वेरी इनिशियल स्टेज, ग्रीक से इसकी शुरुआत हुई और भी डीप रूट है इसका, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज जैसे डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ सब्जेक्ट था ये। मतलब जो भी देखा, ऑब्जर्व किया, बिकॉज लैंडफॉर्म्स की शुरुआत जो बेसिकली इसकी वहीं से ही हुई थी कि हम लोग क्या अपने आसपास देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको आप लोग नॉर्मली राइट डाउन करो एंड देन बस उतना बहुत है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे साइंटिफिक अप्रोच होने लगी, उसके बाद में कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में भी काफ़ी मॉडल्स आने लगे, थ्योरीज आने लगी। तो उससे क्या है, इसकी अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव से लेके अप्रोच चेंज होने लगी, साइंटिफिक अप्रोच जो होने लगी इसमें। तो उसमें थ्रू आउट काफ़ी चेंजेस जो है हमने महसूस किए, इसमें देखे, ऑब्जर्व किए। सो उसी के अंदर, उसी के रूप के अंदर जो है काफ़ी थ्योरीज जो है वो लोग लेने लगे, जोग्राफर जो है ऑब्जर्व करने लगे चीज़ों की, ऐसा क्यों है, तो व्हाट एंड वाई का जो चीज़ है कि ऐसी चीज़ यहाँ पे क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो जो वाई वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पे धीरे धीरे आने लगा। उसके बाद में जो आज हम लोग ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं कि हाँ काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच है इसकी और बहुत सारे टॉपिक्स जो है इसमें ऐसे कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, तो वो पूरा डेवलप हुआ है, वो आज इसका फॉर्मेशन हुआ है। सो इन द अर्ली टाइम इट वॉज नॉट लाइक दैट। सो अर्ली पीरियड की जब बात करें तो जब शुरुआत हो रही थी, इट्स अराउंड 1596 की बात है ये, जब एक बहुत ही फेमस कार्टोग्राफर हुए, है ना, हिज नेम वाज अब्राहम मॉर्टिलिस। आई वुड राइट आउट नेम जो सबको, लेकिन अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं तो वो समझ लेते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी कि ऐसा क्यों है, तो बेसिकली वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या अप्रोच है, लेकिन अभी ओवरव्यू ले लेते हैं कि है क्या ये। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वेगनर की, वो बेसिकली हमको ये बताती है कि आज जो हम लोग हमारे लैंडफॉर्म्स के ऊपर, बेसिकली ये जो जैसे ये हमारा अर्थ है, राइट, तो दिस इज अवर ग्लोब जो कि 3D रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का। सो इसमें हम लोग देखते हैं काफ़ी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट, एंड देन हियर दिस इज यूरेशिया पार्ट, देन अफ्रीका पार्ट, ओके, देन दिस ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। तो आज जैसी कंडीशंस में हमको ये दिखते हैं, क्या वो अर्लियर में ऐसे ही थे? जैसे इतना कितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिखता है ना कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक्जैक्टली, मिडल में अटलांटिक ओशन है, फिर बाद में ये है, फिर बाद में पैसिफिक ओशन है, तो कितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिखता है। तो क्या ऐसा ही था क्या? बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी में बहुत ही फेमस है और ये चीज़ हमारी लाइफ में भी लागू होती है कहीं ना कहीं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, राइट, मतलब कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। तो वो चीज़ सही भी है। हम लोग अगर नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 साल 20 साल एवरेज लेके चलते हैं, राइट, लेकिन इन अ सेंस कि आज जैसे हम देख रहे हैं वैसे आने वाले 10-20 सालों में ऐसा नहीं होगा। लैंडस्केप काफ़ी हमारे आसपास चेंज हो जाता है ना, जैसे हम लोग अपने दादा दादी को बात करते हुए सुनते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो वो क्या है, मतलब काफ़ी लैंडस्केप भी चेंज हुए हैं, समाज में आसपास में रहने वाले लोग हैं उनका भी, वो भी चेंज हुए हैं, है ना, महंगाई चीज़ हुई, तो वो अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन हम लोग जब ज्योग्राफी के लिए बात करें तो काफ़ी जो आसपास के जो लोकेशन, जो एरिया आप लोग खुद देखोगे, आप लोग खुद भी महसूस करोगे कि अगर आप कहीं और शहर में रहते हो और 10-20 साल बाद में अगर अपने शहर में लौट के आओगे तो ये समझोगे कि ऐसा तो नहीं था, कितना कुछ चेंज हो गया है, राइट। सो ये तो बहुत ही माइक्रो लेवल पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे बड़े स्तर पर बात करें तो ज्योग्राफिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स अब हम लोग बहुत ही लेके चलते हैं, बिकॉज 10-20 ईयर्स 30 ईयर्स ये तो हम नॉर्मल हमारी वैसे लेते हैं। लेकिन ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए या अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स है, वो ये चीज़ काफ़ी आपको सुनने को मिलेगी। बिकॉज जो लैंडफॉर्म्स के ऊपर या अर्थ के ऊपर जो चेंजेस होते हैं वो 10-20 ईयर्स का नहीं होते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चीज़ें फॉर्म होने में, चीज़ों को डिस्ट्रॉय होने में, तो काफ़ी समय लगता है।
तो चेंज जो है वो देखने को मिलता है। तो वही चेंज जो हम आज जो हमारे ग्लोब पे देखते हैं, जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर जो काफ़ी जो कॉन्टेंट्स बने हुए हैं, वो कॉन्टेंट्स आज जैसे हैं वैसे पहले नहीं थे। और प्रिसाइजली अगर बात करें तो कॉन्टिनेंट्स है, प्लस उनके ऊपर जो और लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं। कॉन्टिनेंट्स तो नॉर्मल है, उसके ऊपर क्या बने हुए हैं, माउंटेन्स है, प्लेटू है, देन प्लेन एरिया है, फिर उसमें भी अलग अलग और फीचर्स आते हैं, राइट। सो आज जैसे हैं वो एग्जैक्टली वेरी अर्ली टाइम वो ऐसे नहीं थे। ओके, तो उसी को लेकर बेसिकली ऑब्जर्व किया गया कि ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस वगैरह भी दिए गए कि आज जैसा जो सिनेरियो हमको देखने को मिलता है इन द वेरी अर्ली टाइम अराउंड 250-300 मिलियन ईयर अगो ऐसा नहीं था। तो वो एविडेंस वगैरह देखिएगा, काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हुई, विल स्टडी इन दैट, आगे स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो मेरा ये मानना है कि जो हम लोग चीज़ें कवर करते हैं, अब चाहे वो ज्योग्राफी में क्यों ना हो, कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई थ्योरी हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं। अगर एक ओवरव्यू माइंड में रहता है दिमाग में कि हाँ इस तरीके से अप्रोच है, बेसिकली इस थ्योरी का मेन एम क्या है, क्या समझाना चाहता है, क्या समझाना चाहती है थ्योरी, तो काफ़ी हद तक वही प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व हो जाती है। तो मेन कॉन्सेप्ट या फिर मेन जो चीज़ है वो ही आपका भी यही होना चाहिए कि हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें, राइट। तो वो अगर क्लियर होंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है फिर चीज़ों को समझने के अंदर। और क्योंकि ये हमारे एक बात और कि थ्रू आउट आपको जो स्पेसिफिकली जो हमारी मॉडल्स एंड थ्योरी की जो प्लेलिस्ट होगी, थ्रू आउट आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि ये इन लोगों के व्यूज़ होंगे, राइट। तो इसमें अपन को अपना कुछ भी एड ऑन नहीं करना है, जो इन्होंने बोला है हमको एज इट इज़ वैसे समझते चले जाना है। बिकॉज काफ़ी चीज़ें आप ऑब्जर्व करो, काफ़ी टाइम ये देखने को मिलेगा ये तो गलत है डेफिनेटली, बिकॉज जब इन द वेरी अर्ली टाइम, अब तो काफ़ी भी हम भी डेवलप हो चुके हैं, है ना। तो वी नो कि कैसी चीज़ें वर्क करती है कहीं ना कहीं, डेफिनेटली अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड है, राइट। सो रिसर्च के ऊपर चलती रहती है, बट स्टिल वी नो थिंग्स का जितना कुछ भी पता है उतना पता है हम लोगों को। सो अब ऐसा लगता है कि हाँ तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये चीज़ों की शुरुआत हो रही थी, है ना। अब जैसे मान लो कि किसी को खाना बनाना आता है तो वो तो प्रो होते हैं, तो उनको तो क्या ही है, लेकिन जिसको खाना बनाना नहीं आता शुरुआत में, तो उसके लिए बहुत ऐसे होते हैं कैसे बनता है ये खाना, ये सब्जी कैसे बनती है, ये हलवा कैसे बनता है, तो उनके लिए बहुत वो चीज़ नॉर्मल होती है, बहुत उनके लिए लगता है। लेकिन जिसको आता है, जो प्रो है इस काम में, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इन द वेरी इनिशियल जब इन चीज़ों की शुरुआत हो रही थी, है ना, थ्योरीज वगैरह देने की, थ्योरी पे थ्योरी ही चीज़ें आए जा रही थी, तो उस टाइम पे काफ़ी फॉल्ट मिलेंगे आपको, है ना, गलतियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे और साइंटिफिक अप्रोच आती गई, तो हमको काफ़ी पता लगा कि हाँ डेवलपमेंट अब इन द सेंस की समझ कहीं ना कहीं बढ़ रही है। लेकिन शुरुआती दौर पे काफ़ी कमियाँ थी कि गलत चीज़ें बताई गई, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एक बहुत ही है कि हमारा अर्थ, अब वो पता है कि जो उसकी शेप है अर्थ की, वो जियोइड काइंड ऑफ शेप है। जो अर्थ की जो शेप है उसको साइंटिफिकली हम लोग या फिर जियोग्राफिक टर्म्स में हम लोग ऐसे नॉर्मल इसको जियोइड शेप बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक स्फीयर है, गोला है, ये है ऑब्लॉइड, स्फेरॉइड काइंड ऑफ, और जियोइड एक परफेक्ट टर्म आता है, जियोइड अर्थ लाइक शेप उसको बोलते हैं, वो अर्थ की शेप है। तो अब हमको पता है कि हाँ ठीक है, साइंटिफिक सैटेलाइट इमेजेस वगैरह के थ्रू या वैसे थ्रू वी नो वी कॉल इट ब्लू प्लैनेट और वो ठीक है। लेकिन इन द अर्ली टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। अर्ली टाइम में जब ग्रीक की जब हम शुरुआत करते हैं, हमारा जियोग्राफिकल थॉट करके अलग पेपर होता है इसमें, तो उसमें हम जब शुरुआत में जब ग्रीक से जब इनकी स्टार्टिंग पढ़ते हैं, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अर्थ फ्लैट डिस्क मानते थे। और वो मानते कि जो बादल, जो आसमान जब देखते हैं वो 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, कोई यू नो कोई गॉड, आई थिंक वो ग्रीक में गॉड है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, एथेंस ऐसा, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर हिज नेम। तो उन्होंने जो है वो सब कुछ ये संभाल रखा है। लेकिन नाउ भी नो कि नहीं ये एटमॉस्फेयर है, ऐसे है। तो जैसे जैसे अब ये चेंज कैसे हुआ, अप्रोच पे अप्रोच आती गई, है ना, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए, बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, तब जाके नाउ भी नो कि ओके ये चीज़ गलत है और जो हम लोग अभी कहीं ना कहीं चीज़ें देख रहे हैं वो सही है। ओके, सो वैसे वैसे डेवलपमेंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप आता गया। तो इनमें हमको ये देखना है कि ये इनकी थ्योरीज है, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम अपने व्यूज इसमें डाल दें, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब जैसे पॉलिटिकल थिंकर की जैसे बुक आती है, पॉलिटिकल में अगर आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें थिंकर की अलग बुक है। सो उसमें क्या है कि उसमें अपना तो कुछ अपना एड ऑन नहीं करना होता है, इट इज़ देयर व्यूज, सो हमको उसको लेके चलना है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो ये हमारी ड्रिफ्ट थ्योरी बेसिकली इसका मेन एम क्या था कि हाउ दिस कॉन्टिनेंट्स जिनको आज दिखते हैं, क्या वो ऐसे ही थे या प्रिसाइजली या इन अ वेरी अर्ली टाइम उनकी शेप कुछ अलग रही थी, या फिर ये एक हुआ करते थे। तो वो चीज़ जो है वो हमको आज आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि सीन क्या था उसका पूरा। ओके, सो उसके और आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें कि हमारे जो अलग अलग हम लोग हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं, वेदर इट्स माउंटेन हो, प्लेटू हो, या उसके ऊपर भी अलग अलग लैंडफॉर्म, यू शेप वैली, वी शेप वैली, यू नो बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे प्रिसाइजली पढ़ते जाते हैं, वो जैसे डिवीजन होता रहता है। ओके, काफी में केव्स वगैरह होती हैं, है ना, केव है या और कुछ चीज़ें हैं, या बहुत ही ठंडे ठंडे प्रदेशों में ग्लेशियर्स में, है ना, हैंगिंग वैलीज और वहाँ पे यू शेप वैली का निर्माण होता है, वो सब। तो उनको प्रिसाइजली हम लोग अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ओके, तो उनको वी कॉल इट एज रिलीफ ऑर्डर्स। रिलीफ मतलब क्या, हमारा जो लैंडस्केप हम लोग देखते हैं, रिलीफ मतलब किसी कोई माउंटेन है तो कोई प्लेटो, तो वो अलग अलग रिलीफ है, हाइट का जो डिफरेंस है, वी कॉल इट रिलीफ।
सो अलग अलग रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो उनको हम लोग अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। प्रिसाइजली टॉक अबाउट 3 रिलीफ फीचर्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। सो वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, प्लस हम लोग इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रिसाइजली, या आपने नोटिस किया होगा कि, या फिर कभी कभी ना कभी सुना होगा, समझा होगा कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह ही होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह वोल्केनिक eruption हो रहे हैं, हम यहाँ बैठे हो गए वोल्केनिक eruption हो गया या वर्थ के भाग गया, ऐसा नहीं होता है। सो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जोन है, अर्थ का तो प्रिसाइजली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वोल्केनिक eruption है, इनका काफ़ी जोन है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली वो चीज़ डेवलप होती है, या वहीं पे ही वो चीज़ फॉर्मेशन होने का प्रोसेस रहता है। या फिर अर्थक्वेक वगैरह है तो काफ़ी जो अर्थक्वेक जोन प्रोन जोन होते हैं, तो हाउ वी नो कि ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है ना। और माउंटेन की बात करें तो माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो एंडीज एंड रॉकीज एंड एंडीज जो फॉर्म रिस्पेक्टिवली, प्लस हमारे हिमालयन इंडिया में जो है हिमालय सिस्टम जो पूरे एशिया का काफ़ी पार्ट इंडिया का दोनों कवर करता है। सो वो चीज़ वहीं पे कैसे फॉर्म हुई, तो उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना कि हाउ वो चीज़ मतलब कि ऐसे स्पेसिफिक जगह ही क्यों ये फॉर्म हुए, राइट। प्लस क्या, जैसे मिड अटलांटिक रिज है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली वोल्केनिक eruption होना है कि लाइन ऐसे एस टाइप में लाइन बनेगी, ये है मिड अटलांटिक रिज, यहाँ तक को फोटोज देखने को मिलेगी। तो ये हमारा है, ये अटलांटिक ओशन, तो मिड अटलांटिक इस तरीके से आपको फॉर्म होती हुई मिलेगी, ठीक है, मिड अटलांटिक रिज इस तरीके से। और ये है बेसिकली रिंग ऑफ फायर, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ये वाला जो रीजन है, ये वाला पूरा पैसिफिक ओशन का एकदम अराउंड वाला रीजन, इट्स कॉल्ड एकदम यहाँ पे काफ़ी वो प्लेट्स तो खैर बाद में बात आएगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट वोल्केनिक eruption होते रहते हैं, है ना, अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। तो ऐसा क्या है यहाँ पे, तो इसकी क्या रहस्यमयी कहानी है जो हम लोग आगे कवर करेंगे। वो तो खैर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम आगे कवर करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जियोमॉर्फोलॉजी की, या पूरी फिजिकल ज्योग्राफी की मान लेते हैं, बिकॉज बहुत कुछ उसमें ऐसे साइंटिफिक तथ्य दिए गए हैं और एकदम पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्पेसिफिक जगह ही वोल्केनिक eruption हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह ही फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, कुछ स्पेसिफिक जगह ही माउंटेन कैसे फॉर्म हुए हैं। सो वो सारे जो एक रहस्य में जो कहानी है वो काफ़ी हद तक सॉल्व करने का प्रयास किया गया। हो सकता है कि हम आगे और कुछ डेवलप देखें, वो देखें, लेकिन अब तक की एक्सेप्ट की गई थ्योरी, वाइडली एक्सेप्ट की गई थ्योरी वो प्लेट टेक्टोनिक है। तो उससे पहले इन सारी थ्योरीज ने बेस प्रोवाइड किया है थ्योरी को आगे फॉर्म होने में। ओके, सी फोर्स स्प्रेडिंग थ्योरी है, काफ़ी हद तक और भी चीज़ें हैं, कंडक्शन करंट थ्योरी अर्थोम्स की, वो भी आगे कवर करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे रिलीफ फीचर्स की, जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स है, तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग पहले ना रिलीफ ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ की बात करें ना, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ जिसमें से फर्स्ट हमारे कॉन्टिनेंट एंड ओशन ही आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट एंड ओशन, तो ये हमारे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ के अंदर। सेकेंड ऑर्डर रिलीफ जो है, मतलब स्टेप बाय स्टेप से समझना है, ऐसा कुछ वो टेक्निकल वाली बात नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे हम। फर्स्ट ऑर्डर किसको बोला, कॉन्टिनेंट ओशन को। सेकंड ऑर्डर रिलीफ किसको बोलेंगे, जो कॉन्टिनेंट्स और ओशन के ऊपर बनते हैं। कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या बनते हैं, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। तो माउंटेन, प्लेटू या फिर प्लेटू बोल सकते हो, है ना, प्लेन एरिया बनते हैं। और ओशन के ऊपर क्या बनते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई आपको वैसे आराम से बस बैठ के सुनना है आराम से, ठीक है। ओशन के ऊपर क्या बनते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, है ना, स्लोप हो गया, अबैसल प्लेन है ना, वो सब सिर्फ नाम सुनिए, कोई वैसे डरने की बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा, कवर करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थर्ड जो है, थर्ड ऑर्डर रिलीफ किसको बोलेंगे, वो आएंगे हमारे जो सेकंड ऑर्डर रिलीफ के ऊपर बनते हैं। अब माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स हैं, तो उनके ऊपर जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो चीज़ें काम करती है, जैसे वाटर है, हवा है, मतलब हवा है, पानी है, ठंडे प्रदेशों में ग्लेशियर्स हैं, है ना, और अंडरग्राउंड वाटर है, तो इनसे कौन कौन से फीचर्स बनते हैं। जैसे गर्म प्रदेशों में एरिड रीजन्स के अंदर बरखान है, सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं, तो वो सब क्या है, वो इन्हीं एरियाज के ऊपर तो बनते हैं वो, ठीक है। और रिवर के थ्रू अगर देखा जाए तो जो मेंडन्स है, मेंडर्स जिनको बोलते हैं ना, जैसे रिवर का जो मुड़ना होता है ना, रिवर का इस तरीके से मुड़ाव कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर देखा होगा, ऐसे नहीं है तो हम लोग आगे समझेंगे, उससे कोई वो बात नहीं है। और उसको बोलेंगे वी शेप वैली, यू शेप्ड वैली, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सारी आती है थर्ड ऑर्डर रिलीफ के अंदर, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ताकि आप लोग आइडिया रहे ना कि हम लोग कैसे कैसे आगे कवर करने वाले हैं, बिकॉज एक आइडिया लेना काफ़ी ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बेसिक तो रहे। और क्योंकि मेरे चैनल की शुरुआत में मैंने कहा था कि मेरा मेन जो रोल है ना, या जो मेरा जो मेन आइडिया है वो यही है कि एडवांस तो ठीक है, एडवांस धीरे धीरे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ तक भी, लेकिन अगर बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है काफ़ी प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंड करने में। तो इसलिए बेसिक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारी थ्योरी है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, ये आप ये मान लीजिए कि बहुत ही बेसिक सी थ्योरी है। बेसिक इन द सेंस कि जियोमॉर्फोलॉजी की,
है ना, बहुत ही बेसिक है। इससे आगे भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस थ्योरी को बहुत अच्छे से जान लें, ठीक है। हालांकि काफ़ी फॉल्ट्स भी होंगे, तो डेफिनेटली जब एक अच्छा रूप जब बन के आता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें काफ़ी कमियां होती है, तो कमियों को सुधार के एक बढ़िया चीज़ आती है हमारे सामने, है ना। ऐसा है कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है, तो वैसे ही बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन के फिर बाद में हमारे सामने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, जब ये मानने की काफ़ी हद तक हमारे माउंटेन्स हैं या वोल्केनिक इरप्शंस है, अर्थक्वेक है या फिर फोल्ड है, तो इन सब चीज़ों को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करती है कि ये कैसे हमारे अर्थ सर्फेस के ऊपर इनका ऑरिजिन हुआ है, ठीक है। तो वापस आते हैं हमारे, अब देखो ज़्यादा आगे जाने से पहले या पूरा थोड़ा और हम लोग डिटेल में जाएँ, हम लोग पहले इसके नाम के ऊपर जाते हैं। तो नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये मतलब सिद्धांत है, कॉन्टिनेंट मतलब क्या? महाद्वीप, और ड्रिफ्ट मतलब हुआ मतलब विस्थापन होना या मूवमेंट होना। तो मतलब ये वर्ड से हमको इतना समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी हमको ये समझाना चाह रही है कि हमारे जो प्रेजेंट में जो हमको महाद्वीप जो दिखते हैं, महाद्वीप कौन से? ये देखिए, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये अफ्रीका, ये यूरेशिया, ओके, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका वगैरह है। तो आज जैसे हमको दिखते हैं, क्या वो पहले भी ऐसे ही थे या पास्ट में अराउंड 300 बिलियन ईयर्स अगो जब ये शुरुआत हुई थी इनकी, जो इन्होंने थ्योरी दी है ये, तो क्या तभी भी ऐसे थे? पास्ट में अगर सिंपल भाषा में कहें तो आज जैसे हम लोगों को हमारे प्रेजेंट कंडीशन में जो हमारा वर्ल्ड में दिखता है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, देन फिर यूरेशिया वाला पार्ट है, देन ऑस्ट्रेलिया है, तो क्या ये पहले भी ऐसा ही था? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ये हमको जानना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको नाम समझ में आया कि ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो आज जो हमको कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हुए हैं। अब कैसे ड्रिफ्ट हुए, क्यों ड्रिफ्ट हुए, उनके दिमाग में आइडिया कैसे आया, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे समझेंगे, ओके। सो इस थ्योरी को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि हम लोग इस थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग ये समझेंगे क्या ये पहले इंसान थे जिनके दिमाग में ये चीज़ आई कि कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, क्या सीन है, ओके। और उसके बाद में अगर ये पहले नहीं थे तो ऐसे कौन कौन से इंसान थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया, ये थ्योरी कैसे ओरिजिन में आई। और सेकंड फेज में हम लोग समझेंगे इनकी मेन थ्योरी पे आएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इन्होंने जो थ्योरी दी है ना, तो थ्योरी बोला गया मतलब एविडेंसेस दिए हैं इन्होंने, हालांकि एविडेंसेस क्या है क्या नहीं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सही है गलत है क्या है। और इन्होंने जो फोर्सेस बताए हैं, मतलब ऐसे में कॉन्टिनेंट ऐसे ऐसे है नहीं कि मैं जाके कॉन्टिनेंट मूव करवा दिए या आप में से किसी ने जाके कॉन्टिनेंट को मूव करवा दिया, है ना, बिकॉज बहुत एक लार्ज एरिया है, हम लोग ऐसे ही है ना उसको कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। उसके पीछे क्या फोर्स रहे, ऐसा कौन सा कारण था जिनके कारण ये मूव करे, तो वो सब चीज़ें हम लोग सेकेंड फेज में डिस्कस करेंगे। एक ही आई थिंक क्लास में पूरा हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो एक दूसरी वीडियो में और कवर को कर लेंगे, हालांकि मैं ट्राई करूँगी कि एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे पहले फेज की, जिसमें हम लोग बात करेंगे, अब आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ये पहले इंसान थे ऐसे जिन्होंने ये जो बताया कि हमारे जो महाद्वीप हैं ये मूव हुए हैं, क्या सीन है। तो जवाब है इसका नहीं, ये पहले इंसान नहीं थे। पहले इंसान थे मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एकदम थ्योरी बना दी, लेकिन पहले इंसान थे, उनका नाम है अब्राहम ऑर्टियोलिस, नाम है उनका, ठीक है, ऑर्टियोलिस। अराउंड 1596 में, है ना, अराउंड 1596 में। और बेसिकली ये क्या है, ये हमारे थे कार्टोग्राफर, है ना, कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर बोलते हैं जो मैप ड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो स्केलिंग के बेस के ऊपर ऐसे नहीं ऐसे बना दिया, है ना, वो कार्टोग्राफर जो मैप वगैरह बनाते हैं। तो जब ये मैप बना रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, और जो पिक्चर्स मैं मेंशन करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए, साथ में पिक्चर्स जो है कहीं ना कहीं राइट में साइड में आपको मेंशन हो जाएगी, तो आप उसको समझिएगा आराम से, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू मैं नहीं समझा सकती, इतना इन्वेस्टमेंट अभी करा नहीं है मैंने, विल सी इन द फ्यूचर क्या है, ओके। सो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा जो कोस्ट लाइन जो है, ठीक है, जो अटलांटिक की जो कोस्ट लाइन है ना, मतलब साउथ अमेरिका की और जो अफ्रीका कोस्ट लाइन है, अगर उनको कहीं ना कहीं अगर हम लोग फिट करें तो वो कहीं ना कहीं फिट उनका मैच बैठ जाएगा। तो ये उनका बेसिकली आइडिया था, सिर्फ उनने सिर्फ ये आइडिया दिया है, इन माना तो थ्योरी बना दी कि हाँ ऐसा हुआ है, लिटरल में हुआ भी है, ओके, या कह सकते हैं एग्जैक्टली तो क्या पता, लेकिन हाँ जिस प्रकार से एविडेंसेस हैं, थ्योरी है, तो डेफिनेटली मान सकते हैं, ओके। तो ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक आइडिया दिया। अब आइडिया है तो इतना कुछ इंपॉर्टेंस हुआ नहीं, लेकिन हाँ ही वाज द फर्स्ट वन टू पुट दिस आइडिया कि इनकी कोस्ट लाइन जो है बेसिकली वो मैच होती है, एक जिक्सॉ फिट जैसे होता है ना, ये इस तरह का जो होता है ऐसा कुछ, तो इनको जब आप मतलब मैच करोगे तो एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं जिक्सॉ फिट। तो जिक्सॉ फिट की तरह बेसिकली अगर आप इन कोस्ट लाइन को मैच करोगे तो कोस्ट लाइन जो है वो मैच हो जाएगी, ओके।
फिर क्या कहते हैं, अब इनको हुआ नहीं इतना कुछ, ठीक है आइडिया था, हो गया रफा दफा। फिर कुछ सालों बाद में एक इंसान और आए और जिनका नाम था स्नाइडर, एंटोनियो स्नाइडर, आई राइट नेम, एंटोनियो स्नाइडर। सो बेसिकली ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ड्रिफ्ट का ये जो आइडिया है वो दिया, और इनका भी यही माना था। और जो ड्रिफ्ट का आइडिया वो कैसे आया, इनका ये माना था कि जैसे ये हमारा अर्थ है ना, और ये जो हमारा ट्रॉपिकल जोन आता है, ये टेम्परेट जोन एंड दिस इज अ फ्रिजिड जोन, ठीक है, ये हमको सबको पता है। सो ये वाला जो एरिया है टेम्परेट जोन, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका है या फिर कनाडा वाला जो रीजन है, और प्लस ये जो यूरेशिया वाला रीजन है यहाँ पे, तो इनका ये मानना था कि यहाँ पे इनको मिले ऐसे फॉसिल एविडेंस जो मिलते हैं टेम्परेट, जो मिलते हैं ट्रॉपिकल जोन के अंदर। कैसे, अब जैसे मेन जो एग्जांपल था वो था कोल का। ये तो जो फिटिंग वाली जो चीज़ थी, साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाले जो इनके फिट होते हैं जोन, वो तो ठीक है। अनदर इन्होंने एविडेंस, या फिर ये बोल सकते हैं कि अनदर उनका आइडिया ये कैसे आया, उन्होंने बोला कि कोल जो होता है, अब वही बताऊंगा कि कोल जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर प्लस एकदम जो लश ग्रीन फॉरेस्ट होता है, मतलब बहुत एकदम भरमार में, तो वैसा फॉरेस्ट कवर एरिया हमको चाहिए होता है। उसके बाद में जब काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में जब ये बरीड हो जाते हैं विद मतलब अर्थ सर्फेस के अंडर में, उसके बाद में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देन इट कन्वर्ट इनटू कोल। और कोल के भी अलग अलग जो होते हैं ना टाइप, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, उसके बाद में विद टाइम वो अपना फॉर्म जो है चेंज करते रहते हैं। तो ये कोल का प्रोसेस था। इसमें मेन 3 वर्ड्स क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल प्लस लश ग्रीन जो एकदम फॉरेस्ट कवर एरिया होता है। और आप देखेंगे कि ये जो तीनों जो बातें मैंने बताई वो मिलती है ट्रॉपिकल जोन के अंदर, ठीक है। और अगर आप कोल का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी पिक्चर आपको दी जाएगी, कोल का डिस्ट्रीब्यूशन मेजरली इन एरियाज में मिलता है। तो फिर इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी एक कोल को बनने के लिए चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। तो ये वाले फॉरेस्ट यहाँ पे वो चीज़ें हमको कोल का जो एबिडेंट जो इनका रिसोर्स का मिलना है, रिसर्च का मिलना है, वो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। सो एक आइडिया उनको ये आया, ठीक है। दैट वॉज आइडिया, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि ये वाले सीन यहाँ पे रहे होंगे, बट इट वॉज जस्ट एन थिंग, क्योंकि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या फिर ये बोले कि ज़्यादा विचार जो है वो नहीं किया गया, बट कहीं ना कहीं आइडिया तो पुट फॉरवर्ड हो गया, आइडिया तो रख दिया गया। उसके बाद में मेन हमारे आते हैं एफ्रो से जस्ट पहले एफ बी टेलर, जिसका ओके एफ बी टेलर, आई थिंक फ्रैंक बोसले टेलर नाम है इनका पूरा, ओके। सो उन्होंने अपनी थ्योरी दी, और बेसिकली हाइपोथेसिस है वो, थ्योरी नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, हाइपोथेसिस बोलेंगे। हाइपोथेसिस उन्होंने दी और उसमें उन्होंने चीज़ें बताई जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उनका भी यही माना था कि हाँ ड्रिफ्ट हुए हैं। उन्होंने भी यही बोला कि एक बड़ा सा लैंडमार्क रहा होगा पेंजिया, और उसके अराउंड में पैंथालासा। हम लोग, मैं आपको अभी सिर्फ नॉर्मल समझा रही हूँ बिकॉज हम लोग इस वाली थ्योरी के अंदर पूरा अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है। तो उनका क्या कहना था कि नॉर्मल जो भी लैंडमार्क है वो सारा एक रहा होगा ऐसे, और इसके सराउंड में पूरा क्या होगा, वाटर बॉडी रही होगी। इसको नाम दिया उन्होंने पेंजिया और उसको नाम दिया गया पैंथालासा, ठीक है। तो ये तो पूरा लैंड एरिया है और ये पूरा सराउंड में वाटर बॉडी है, और कहीं ना कहीं पे टूटे होंगे और ड्रिफ्ट अलग अलग हुए होंगे। बट ठीक है, उन्होंने हाइपोथेसिस दे दी अपनी, है ना। उनका बेसिकली ये मेन एम क्या था कि जो माउंटेन के अरेंजमेंट है ना, नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट, जैसे कि एंडीज है, रॉकीज है जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के अंदर है, और प्लस जो हमारे एल्प माउंटेन है, एटलस है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट टू ईस्ट है। तो माउंटेन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए इनका बेसिकली आया था मेन रोल। तो उन्होंने ये ड्रिफ्ट का आइडिया लिया और अपनी थ्योरी दे डाली, हाइपोथेसिस दे डाली। मैं देखिए ध्यान रखिएगा, हाइपोथेसिस है वो, थ्योरी नहीं है। थ्योरी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज एविडेंसेस कुछ भी नहीं दिए थे। नॉर्मल उन्होंने कहा कि हाँ ड्रिफ्ट हुई होगी और नॉर्मल लैंड भी बता दिया, एरिया बता दिया, और मेन एम था उनका वगैरह माउंटेन सिस्टम जो है नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, वो क्यों था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, है ना, कि डेफिनेटली जो हमारे वैगनर साहब है, ये ड्रिफ्ट की थ्योरी सबसे पहले इन्होंने नहीं दी। आइडिया पहले ड्रिफ्ट का दिया गया, और कहीं ना कहीं जो मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन है वो आइडिया पहले दिया गया। उसके बाद में एफ बी टेलर हैं, उन्होंने भी हाइपोथेसिस अपनी दी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे वैगनर साहब ने अपनी थ्योरी दे डाली। और उस थ्योरी के अंदर आप ये समझिए कि सिर्फ थ्योरी नहीं, उन्होंने काफ़ी एविडेंसेस भी दिए हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि हाँ ऐसा हो सकता है। हालांकि कुछ गलतियाँ कमियाँ थी उनमें, जो इन्होंने फोर्सेस बताए कि मूवमेंट्स जो है, मतलब जो हमारा जो लैंड एरिया है या हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट कैसे हुआ, उसके पीछे फोर्स क्या था। अब यार जब मेरे को जब यहाँ से यहाँ जाना है, मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, तो मेरे पीछे फोर्स क्या लग रहा है, मेरी खुद की इच्छा, है ना। अब मेरे बिना इच्छा के कोई कैसे मूव करवा सकता है।
अगर फोर्स लगा है तो कोई तो मुझे धक्का देगा तो फोर्स तो लग रहा है ना। मतलब अगर मूवमेंट अगर हुआ है कॉन्टिनेंट्स के बीच में तो ऐसे क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिनके कारण उन्होंने शिफ्ट करा या विस्थापित वो हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वो जो रीज़न था वो फोर्स गलत थे, हालांकि डिस्कस करेंगे आगे बुरा क्या है, लेकिन अभी ओवरव्यू ले लीजिए कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सो ये उनका एक पूरा आइडिया था। ओके, तो अब बात करते हैं हमारी पूरी मेन थ्योरी के ऊपर जो कि है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय द अल्फ्रेड वेगनर साहब। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा कि हमारा थोड़ा और समझ लेते हैं पहले कि वेगनर ने बोला कि ये सब तो इतना सीन हो गया। उसके बाद में उन्होंने बोला अपना पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कोल वाला एग्जाम्पल याद में रखिएगा, हमने बताया था ना कि कोल का क्या बोला कि टेम्परेट जोन वाला जोन है, यहाँ पे उनको वो चीज़ें मिली है और फॉसिल फ्यूल से मिले हैं जो कि कहाँ पे मिलने चाहिए, इस वाले जोन में। ट्रॉपिकल जोन है थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे हाई रेनफॉल हाई टेम्परेचर लास्ट रेनफॉल में मिलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे कैसे हुआ, तो वो एक आइडिया अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है उस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको, हालांकि अल्फ्रेड वेगनर जो है वो कोई जियोग्राफर या जियोमोफोलॉजिस्ट नहीं है, वो मीटरोलॉजिस्ट हैं, वो स्टडी कर रहे थे क्लाइमेटिक कंडीशंस की, है ना। उनका भी यही था कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमको देखने को मिलती है जो आज है और जो पास्ट में थी, है ना, इसी की क्लाइमेटिक कंडीशन जो कोल वाला जो सीन था उसी को लेते हुए कि ऐसा होना तभी पॉसिबल है, या फिर वो क्लाइमेटिक जो रीजन्स उनकी स्टडी कर रहे थे उनके फॉसिल्स के एविडेंस वो मिले यहाँ पे जो यहाँ पे मिलने थे ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। तो फिर बाद में उनका ये उन्होंने दो आइडिया दिए, दो स्टेटमेंट दिए जिनके ऊपर आगे उनकी थ्योरी मूव फॉरवर्ड करी। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि या तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्टिनेंट जो है कॉन्टिनेंट मूव करे होंगे, कॉन्टिनेंट मूव करे और जो हमारा जो ओशन जो है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है कहीं ना कहीं, अब क्योंकि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल होगी, तो क्लाइमेटिक स्टेबल होगा, क्लाइमेट जो है वो स्टेबल रहेगा। और सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि अगर कॉन्टिनेंट स्टेबल है, कॉन्टिनेंट अगर स्टेबल अगर हम लोग मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्लाइमेटिक जो जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन है वो कहीं ना कहीं हमारे मूव करे होंगे। बिकॉज डेफिनेटली वो स्टडी क्या कर रहे थे, क्लाइमेटिक कंडीशन के पास्ट में जो है वो डेफिनेटली कुछ अलग रहे होंगे, जैसे आज उनको दिखते हैं वैसे नहीं है। तो इस चीज़ को वो दो ही तरीके से प्रूव कर सकते थे, या तो उनको जो हमारे अर्थ है जो हमारे क्लाइमेटिक जोन बने हुए हैं ना, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, या तो इस जोन को मूव करवा दो, और अगर ये जोन अगर स्टेगनेंट है या जोन अगर स्थिर है तो कॉन्टिनेंट जो है वो कहीं ना कहीं मूव करे होंगे। तो अब देखिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के जो मतलब जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो तो मूव नहीं कर सकते, वो कैसे होगा, बिकॉज वो तो अर्थ और सन की कहीं ना कहीं रोटेशन के ऊपर या जो सन का जो है इम्पैक्ट उसके कारण वो चीज़ रहती है। और हमने देखा कि थ्रू आउट ऐसा तो हुआ नहीं है कि उनमें क्लाइमेटिक कंडीशंस में कहीं ना कहीं उनको वैसे चेंज देखने को मिला हो, तो वो चीज़ तो वैसे पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना ये वाली फर्स्ट थिंग कि कॉन्टिनेंट जो है वो मूव करे हैं डेफिनेटली, और जो क्लाइमेटिक जो हमारे जोन्स हैं वो रहे हैं स्टेबल। ओके, तो इस पॉइंट को आगे मूव कराते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, प्लस साथ साथ में एविडेंसेस भी दिए हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। ओके, उनको भी हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये हुआ हमारे 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन। तो अब हम लोग कौन से पॉइंट को आगे लेके चलेंगे जिसमें उनका मानना क्या था कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो हुए हैं मूव, और स्टेबल कौन रहा, क्लाइमेटिक जोन स्टेबल रहे हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं मेन थ्योरी के ऊपर आते हैं। अब क्योंकि कॉन्टिनेंट मूव करे तो उनका ये माना था कि जितने भी प्रेजेंट में जो हमको आज कॉन्टिनेंट दिखते हैं वो ज़रूर पहले कहीं ना कहीं क्या है एक बिग से उसमें रहे होंगे टुकड़े, मतलब एक उनका जोन रहा होगा जिनको बोला गया पैनजिया, पैनजिया, और इसको बोला गया जो वाटर बॉडी सराउंडेड है इसको बोला गया पांथालासा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि पैन वर्ड है, ठीक है, पैन वर्ड इसमें भी है, पैन वर्ड इसमें भी है। तो पैन का मतलब जो होता है, पैन मतलब होता है या तो आप ऑल ले लो या फिर ले लो होल, तो ऑल या फिर होल। तो पैन का मतलब समझ में आया कि पैन वर्ड कैसे आया, और इसका मतलब लासा मतलब ओशन और जिया मतलब जो हमारा जो लैंड मास है पूरा उसको बोला गया, मतलब होल लैंड एंड होल ओशन एरिया। ठीक है, तो ये हमारी बात ये हुई। तो ये अराउंड फिर उन्होंने बोला कि ये पूरा इस तरीके से था। फिर क्या हुआ, अब इसके पिक्चर्स आपको दिखाई जाएगी कि उन्होंने ऐसे माना, उसके बाद में कैसे ड्रिफ्टिंग हुई, तो वो चीज़ आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाई जाएगी। और ये पिक्चर का सोर्स जो है वो या तो कुछ मैंने ऑनलाइन गूगल से लिए हैं, और प्लस कुछ मारिस हुसैन की बुक है फिजिकल जियोग्राफी, उससे कुछ फोटोज़ मिलेंगे आपको। तो आई होप कि इशू नहीं रहेगा कि पिक्चर्स कहाँ से आई है। ओके, तो ये जोन हुआ कि पेंजिया हो गया, पेंथालासा हो गया। उसके बाद में क्या हुआ
स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि ये जो हमारा नॉर्मल है पेंजिया, ये है हमारा पैंथालासा, पेंजिया, और ये क्या है पैंथालासा, ठीक है। सेकेंडली क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अराउंड 300 मिलियन ईयर को आपको कई कई जगह 250 भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्या है, टाइम ड्यूरेशन आपको अलग मिल सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मेन ये रखिएगा कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। फिर उनके बाद में उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारे जो लैंड मासेस हैं, ठीक है, ये हुए दो में डिवाइड, जिसमें से अपर वाला जो लैंड है उसको बोला गया लॉरेशिया, और नीचे वाला जो हमारा साउथ वाला पार्ट है उसको बोला गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये क्या है हमारा ओशनिक एरिया है, और बीच में जो डिवाइड हो गया यहाँ पे तो इसको बोला गया टेथस सी, इसको बोला गया टेथस सी। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ सालों बाद में, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में, ये जो लॉरेशिया और जो गोंडवाना लैंड है ये फर्दर डिवाइड हुए। तो लॉरेशिया में कौन कौन आएंगे, जो भी हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर के जो एरियाज हैं, कौन कौन से हैं, ये देखिए। नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, और यूरेशिया का पार्ट आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पार्ट होंगे लॉरेशिया के। गोंडवाना लैंड के जो हमारे साउथ के अंदर आते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया, और कुछ पार्ट ये वाला साउथ वाला, बिकॉज इंडिया का भी वाला पार्ट है, ये तो बाद में मूव हुआ है, डिस्कस करेंगे। और अफ्रीका वाला पार्ट आ जाएगा, प्लस साउथ अमेरिका और मेडागास्कर वगैरह। तो ये सारे जो रीजन हैं ये सारे आएंगे हमारे गोंडवाना लैंड के पार्ट, और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के हैं वो आते हैं पार्ट हमारे लॉरेशिया के पार्ट। ओके देन, और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, जो हमको आज हमारा वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है ना, कि ये हमारा साउथ अफ्रीका है, ठीक है, फिर यहाँ पे इंडिया है। नॉर्मल ऐसे कुछ मत समझिएगा कि एकदम एग्जैक्टली बना दिया गया है, जस्ट लाइक दैट कि समझ में आ जाना चाहिए, उसके हिसाब से जो है बनाया गया है। ये ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और आज हमको कैसे देखने को मिलता है, ये हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये ग्रीन वाला एरिया, ये यूरेशिया वाला पार्ट, ये अफ्रीका पार्ट, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा एंटार्क्टिक वाला पार्ट है। ओके, सो आज हमको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, बट पास्ट में क्या था, इस तरीके का था। ये सारे जो लैंड है, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको फिट करेंगे ना, तो इस तरीके से ये फिट होते हुए आपको दिखेंगे, इस तरीके से कोस्ट लाइन इनकी मैच होती हुई दिखेगी। तो ये जो रीजन है ना, ये वाला इस तरीके से है कि उनका आइडिया था। फिर डेफिनेटली अब जब ऑब्जर्व किया गया, कार्टोग्राफर जो थे हमारे अब्राहम मॉर्टिलस, तो उन्होंने जब ऑब्जर्व तो डेफिनेटली अब हमको दिख रहा है कि हाँ, लेकिन कभी इतनी बार वर्ड मैप देखा है, अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं ये, है ना, अगर फर्स्ट टाइम अगर ये आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कभी नहीं किया होगा ऐसा। मैंने खुद ने जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा, तो उस टाइम तो शायद हम 11th-12th में थे आई गेस, तो उस टाइम पे तो ऑब्जर्व इतना किया था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप सुनते हैं तो हाँ लगता है नॉर्मल, देखने में तो लग रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब सुनते तो यहाँ इट्स काइंड ऑफ क्वाइट फनी ही लगता है ऐसा। तो ये उनका एक बेसिक जो आइडिया था वो उन्होंने दिया कि ऐसा कुछ सीन जो है वो हुआ है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ी दे दी उन्होंने पूरी, मतलब पैंजिया पैंथालासा हो गया, हमारे कौन कौन से ओशंस वगैरह इसमें आते हैं, मतलब कॉर्नर्स वगैरह आते हैं, हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल माने इन्होंने मूव करवाने के लिए, ये फोर्सेस कौन कौन से थे। अब ऐसे तो है नहीं मेरी इच्छा हुई मैंने कॉन्टिनेंट को धक्का मारते कॉन्टिनेंट मूव कर गया, या हाँ हम में से किसी ने भी ऐसा किया है, डेफिनेटली कोई रहा होगा ना फोर्स पीछे। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग, मतलब ऐसे कौन कौन से बल थे जिनके कारण उन्होंने माना कि ये जो कॉन्टिनेंट्स अब हमारे मूवमेंट हुआ है उनका फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग। ओके, तो दो फोर्स उन्होंने माने, एक तो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स है, एक का जो बायंसी फोर्स जो होता है वो उन्होंने माना। तो एक तो फोर्स हमारा ग्रेविटेशन फोर्स, एंड सेकंड जो है वो उन्होंने माना टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स मतलब जो मेरा मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना वो माना। अब उन्होंने एक चीज़ बताई, फिर से एक पिक्चर आपके पास में आ रही होगी कि मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि हमारे जो इसमें देख लेते हैं, ओके, दिस इज अवर काइंड ऑफ इक्वेटर एंड
हालांकि ऐसे ही बनाया तो आप समझिएगा, बस समझने में फोकस करिएगा, इतना क्लियरली बना नहीं है। ओके, सो उन्होंने क्या बताया कि क्योंकि ये लैंडमार्क एक हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स मतलब जो उनको वेस्ट की तरफ खींच रहा है। अब ये जो है फोर्स की डायरेक्शन कौन कौन सी है, तो ये है इक्वेटर वर्ड डायरेक्शन, इक्वेटर की तरफ, और ये जो है ये आपकी वेस्ट की तरफ डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन, ठीक है। और ये NEWS मतलब ये जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वो तो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं वेस्ट की तरफ, इस तरीके का उनका मूवमेंट हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं इक्वेटर वर्ड काइंड ऑफ, मतलब नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इक्वेटर की तरफ, ठीक है। तो ये दो मूवमेंट बताए, ये उन्होंने बताया फोर्स। अब इक्वेटर का क्या उन्होंने बताया, ग्रेविटेशन फोर्स करना है, इक्वेटर का जो ग्रेविटेशन पुल है वो उनको इस तरफ इक्वेटर की तरफ पुल कर रहा है। और टाइडल फोर्स जो है वो वैसे तक मुझे पता है कि हमारे जो अर्थ का रोटेशन किस तरफ होता है, वेस्ट टू ईस्ट को मूव करती है। तो ग्रेविटेशन का थर्ड लॉ क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब क्योंकि हमारा रोटेशन इस तरफ हो रहा है, लेकिन जब वो मूवमेंट होगा, प्लेट का जो मूवमेंट होता है, प्लेट्स खैर वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा, कॉन्टिनेंट जो हमारे मूव करेंगे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, तो जो मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। ओके, ग्रेविटेशन का जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है, हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट कर रही है, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, तो जो अपोजिट इसका कौन सा होगा, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, वही हो रहा है यहाँ पे, ईस्ट टू द वेस्ट का मूवमेंट हो रहा है। तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के लिए ये चीज़ उन्होंने बताई। ओके, तो ये फोर्स समझिए, हालांकि फोर्स आप देख रहे होंगे कि डेफिनेटली ये फोर्स उतने है नहीं, लेकिन आगे बात करेंगे हम लोग और इसके बारे में। तो ये उन्होंने बता दिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से थे, कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनके कारण जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो मूव करें। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करते हैं। अब इन्होंने जो इतनी बड़ी बात कही है, इतने तथ्य दिए हैं, तो उसके पीछे कारण क्या थे। अब बात करते हैं कौन कौन सी एविडेंसेस उन्होंने ऐसे दी है जिनके बारे में ये बोल रहे हैं। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंस एविडेंस तो कौन सा होगा, जो जियोलॉजिकल सिमिलैरिटी जो देखने को मिलती है, जो कोस्टलाइन जो मैच हो रही है, वो आपको ध्यान में रखनी है, जिग्सॉ फिट वाली। तो फर्स्ट तो क्या है, जो जियोग्राफिकल सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, जो जियोग्राफिकल सिमिलैरिटी जिसको हम लोग फेमसली क्या बोलते हैं, जिगसॉ फिट। ओके, फर्स्ट एग्जांपल वो, फर्स्ट एविडेंस वो जगह। सेकंड एविडेंस हम लोग मान सकते हैं कि जो रॉक का जो टाइप है, रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर। अब इसमें भी सारे वही है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और जो गोंडवाना लैंड जो हमने पूरा माना था ना, उसके पूरे आपको एक पिक आ जाएगी, उसमें पता लग जाएगा आपको। तो रॉक टाइप जो है वो सेम एरा के हैं, वो सेम उसके हैं, स्ट्रक्चर भी सेम है काइंड ऑफ, तो वो सेम आपको जो देखने को मिलेगा, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली ये रहे होंगे। तो इतना डेफिनेटली आप बीच में अगर प्रेजेंट में अगर ऐसे ही होते, तो इतना बड़ा बड़ा ओशन है, तो एग्जैक्टली सेम टाइम के एग्जैक्टली वो सेम जो पैटर्न देखने को मिलता है, वो पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा सेम। थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, फोसिल जो एविडेंस है, फोसिल के जो एविडेंस है वो, और साउथ अमेरिका में जो ग्लोप्सोटेरिस है, नाम मेंशन कर दिए जाएंगे। ग्लोप्सोपैटिस मेरे को भी नाम मतलब ये क्या है ना कि बेसिकली फॉर्न लाइक प्लांट होता है। आप ये समझिए कि प्लांट्स होते हैं ना, ये ग्लोप्सोपैटिस जो है ये प्लांट है जो कि आपको साउथ अमेरिका एंड द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, सॉरी साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ, और कहीं ना कहीं कुछ पार्ट इंडिया का, तो वहाँ पे भी इनको एविडेंस जो देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स के ऐसे फॉसिल्स हैं, ठीक है, जो मिले हैं। तो एक और सबसे इंटरेस्टिंग एक लेम्यूरिया है कि ना, आई थिंक प्रोनाउंस मैं नहीं शायद करेक्ट कर रही हूँ, लेम्यूरिया नाम है उनका, जो चूहे जैसा दिखता है, ठीक है, जो चूहे जैसा दिखता है। बेसिकली अफ्रीका में, और जो प्रीडोमिनेटली डेफिनेटली अभी जब ये चीज़ हमने देखी, ये हो गया, और ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज़ और अफ्रीका की ये वाली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बीच में अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इनके फॉसिल्स मिले हैं ओशनिक थोड़ा बहुत एरिया में, प्लस यहाँ पे लेम्यूरिया जो कि कहीं ना चूहे जैसे दिखता है, ठीक है। और उनकी प्रवृत्ति क्या होती है कि जब भी मतलब जंगलों में पहले के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तो जब भी आग वगैरह लगती थी, फॉरेस्ट फायर जब होता था, तो इनकी प्रवृत्ति क्या थी कि ये जो है वेस्ट की तरफ मूव करते थे, है ना। इनकी क्या प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति इंसान की बदलती नहीं है, इंसान की नहीं बदलती तो बेचारे जानवर है तो क्या ही होगा फिर, है ना। तो प्रवृत्ति इनकी भी क्या थी कि जब भी प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, मतलब काइंड ऑफ जब फॉरेस्ट फायर जब हो, ऐसा कुछ उनको हो, तो वो क्या है ना कि पूरी झुंड में वेस्ट में भागते थे वो,
तो ऐसे काफ़ी एविडेंस मिले हैं कि मास सुसाइड काइंड ऑफ जो है वो एविडेंस से मिले हैं। तो समझ में नहीं आया पहले तो कि यार ऐसे मतलब इतना एविडेंस कैसे मिला है, मतलब मास में सुसाइड जो है ये ऐसे कैसे हुआ है। तो फिर बाद में जब साइंटिफिक रिसर्च की गई तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया गया, ये पता लगा कि इनकी ऐसी प्रवृत्ति की जब भी अफ्रीका वाले रीजन के जैसे फॉरेस्ट फायर होती है, जैसा कुछ भी होता है तो ये वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब उनको क्या पता कि वे लैंड के सक गया, ये थ्योरी आ गई, ऐसा कुछ हो गया पूरा, है ना। तो वो सब डेफिनेटली जब एकदम पास में रहे होंगे, इस तरीके से जब जुड़े हुए रहे होंगे पूरे टाइम, पास में जब वेस्ट में वो जाते तो मूव करते थे और यहाँ पे उनको एक ये लैंड एरिया मिलता था। अब क्योंकि ये मूव कर चुके हैं, बीच में ओशनिक एरिया आ चुका है, तो ये क्या है, यहाँ पे आके गिर जाते थे बेचारे, तो मृत्यु हो गई, सुसाइड हो गया। तो वो एक मास जो डिस्ट्रक्शन देखा गया, जो मास सुसाइड देखा गया, तो उसके बाद में ये चीज़ होगा कि हो सकता है ये भी एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है कि डेफिनेटली ये एक हुआ करते होंगे जब भी है कि वेस्ट में जाते, वरना क्या उनको कोई शौक पड़ा है ना। तो वो चीज़ है, तो एक वो चीज़ हो गई। ओके, तो एक एग्जांपल ही हो गया। देन हाँ, तो ये मेन थे। बाकी पैलियो क्लाइमेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो इतना कुछ है नहीं, वो आगे डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। लेकिन मेन जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो एविडेंस है फॉलो टाइप के एविडेंसेस ही हैं, प्लांट एविडेंस है, रॉक टाइप है और जोग्राफिकल सिमिलरिटी। तो ये कुछ एविडेंस उन्हें दिए जिनके वजह से उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो लैंड एरिया या फिर जो कॉन्टिनेंट्स हमको वर्ल्ड में आज जैसे दिखते हैं, जिन जगह पे दिखते हैं, वो पास्ट में ऐसे नहीं थे, चेंजेस उनमें हुए हैं। जो मूवमेंट जो ड्रिफ्टिंग हुई है वो हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बताया कि मैंने आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाली भी चीज़ बताई थी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट बेसिन है वो बना है सियाल से। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको पहले जब इंटीरियर हमने स्टडी किया था, है ना, तो उसमें मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट जो बेसिन है, ठीक है, वो बना है सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से, राइट। और जो हमारा ओशनिक बेसिन है वो किससे बना है, सीमा से, सिलिका एंड द मैग्नीशियम, ये चीज़ हमको पता है। ओके, उनका क्या कहना था कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे ओशन जो सर्फेस है उसके ऊपर मूव करते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, जो हम लोग आगे प्लेट टेक्टोनिक जो हमारी थ्योरी है वो पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारा जो पूरा लिथोस्फीयर है वो कहीं ना कहीं जो हमारा एस्ट्रोनोस्फीयर है, हमने पढ़ा था ना, एस्ट्रोनोस्फीयर से सेमी सो काइंड ऑफ मोल्टन लावा जो है मोल्टन के रूप में है वो, तो उनके ऊपर फ्लोट करता है। ये नहीं है कि हमारा सियार मतलब जो कॉन्टिनेंट है वो ओशनिक फ्लोर के ऊपर मूव करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ क्या थी, बिल्कुल गलत थी। ठीक है, तो ये जो है ये हमने मेन क्रक्स पूरा समझा है हमारी थ्योरी का। और डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम थी डेफिनेटली इसमें, एविडेंस हालांकि कहीं हद तक दिए गए, तो इसीलिए इसको एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के रूप में माना जाता है। लेकिन स्टिल आगे की जो हमारी थ्योरीज है, प्लेट टेक्टोनिक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप में ये थ्योरी सामने एक काइंड ऑफ सपोर्ट या बेस है, जिनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक उभर के आएगी। ओके, सो दिस वाज इट। और कुछ दौरान ये बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी आपको। ओके, सो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, प्लेट टेक्टोनिक हो या फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो, उसमें और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो ये थी हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर की। और हाँ, ये जो मूवमेंट का जो थिंग है वो तो एस्ट्रोनोस्फीयर है। ठीक है, डेफिनेटली जो हमारा जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो डेफिनेटली ओशनिक क्रस्ट के ऊपर मूव नहीं करता है। हम लोग आगे इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। और जो फोर्स इन्होंने बताया, रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स बताए थे कि इक्वेटर वर्ल्ड मूवमेंट है, द ग्रेविटेशन फोर्स और द बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, प्लस ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे, बिल्कुल बायोन्सी फोर्स हो गया। और जो नेक्स्ट जो उन्होंने बताया था कि टाइडल फोर्स, जो मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है तो उसने पुल कर लिया। अब ऐसा तो कभी होता नहीं है, हम कभी बीच जाते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि बीच गए हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम लोग सरफेस से ऊपर उड़ गए, हमको खींच लिया है, कैसा कभी हुआ है क्या, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जब वो हमको ही नहीं कर पाए, तो इतना बड़ा लैंड मास जो इतना बड़ा एरिया कवर करता है, तो वो कैसे ड्रिफ्ट हो सकता है, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इट हेल्ड लाइक रियली इंपॉर्टेंट प्लेस इन द नेट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। और नेक्स्ट जो है हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। सो ये जो है वो हमारी जो मॉडल्स एंड थ्योरी जो है उसकी फर्स्ट सेशन की वीडियो रही है ये। आगे भी हम लोग और जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी तो उसको अलग अलग प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी हैं और वैसे वैसे और आगे जैसे वैसे वीडियो बनती रहेगी, वैसे वैसे कुछ कंटेंट सोचना पड़ता है तो ताकि अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ मैं, तो वो चीज़ है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो सम लव. Thank you and take care and see you soon in the next video. Bye bye.